वेलकम बैक बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका एजुकेटर अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोग जो है भारत में कृषि एवं पशुपालन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में जलप्रपात के बारे में और भारत की झीलों के बारे में हमने अध्ययन किया था, और साथ ही हम लोगों ने जो कुछ शहर थे उनसे संबंधित उनके जो नाम थे, जो हाइलाइटेड नेम थे उनसे संबंधित, तो उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग भारत में कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो भी कंटेंट दिया गया है इस बुक में उसको रीड करेंगे। ये जैसा कि ये जीएस सुधा बुक है, तो आज ये हमारा लेक्चर है भारत में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, अगर आप लोग यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता होगा, तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, और कल न्यूज़ भी आई थी कि जो है इसी हफ्ते में, मतलब 1 से 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते तो नहीं, इसी हफ्ते में मतलब 7 दिन के अंदर यूपीएसआई की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वे लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है भारत में कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल इन इंडियन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में कुल क्षेत्रफल पर लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। कितने परसेंट भाग पर? तो 51% भाग पर कृषि की जाती है। इसमें 4% भाग जो है 4% भाग चारागाह है, लगभग 21% भाग पर वन तथा 24% बंजर भूमि है। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कितने वर्ष में की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में कृषि जनगणना की जाती है। ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है। ठीक है, कृषि जनगणना का क्षेत्र कार्य 3 चरणों में किया जाता है। प्रत्येक चरण 1 वर्ष की अवधि का होता है। कितने दिन का होता है? तो 1 वर्ष की अवधि का होता है। ठीक है, आगे है सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा वन जो है ये मध्य प्रदेश में है। कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। जैसे कि 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो कुछ विषय होते हैं जो राज्य सूची में दिए रहते हैं, उन पर जो भी कानून बनाने का अधिकार रहता है वो पूरी तरीके से राज्य के पास रहता है। फिर कुछ संघ सूची के विषय रहते हैं, जैसे उन विषयों पर नियम कानून ये सब बनाने का अधिकार जो रहता है वो संघ यानी कि केंद्र सरकार का रहता है। और उसके बाद एक समवर्ती सूची होता है, उस पर जो नियम बनाने का अधिकार रहता है, कानून बनाने का अधिकार रहता है, वो जो होता है वो राज्य और केंद्र दोनों के पास है। जैसे शिक्षा जो है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, इस पे जो है हमारा राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। इस तरीके से जो है ये समवर्ती सूची का विषय। उसी तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, अभी भी संविधान जब हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो जैसे पुलिस जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है, रेलवे जो होता है ये क्या केंद्र सूची का विषय होता है। इस तरीके से अलग अलग सूचियों में बांटा गया है, सबके अलग अलग विषय हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो सूचियों के बारे में अध्ययन से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन थे? तो पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर उसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास और कोई भी जेन्युइन कमेंट है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। नहीं तो मैं जो है आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग उससे नंबर के माध्यम से अपने मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो तैयारी से रिलेटेड, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या वन डे लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं तथा सबसे ज़्यादा महिला चाय उद्योग में लगे हुए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है ये चाय उद्योग में लगी हुई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कृषि जो है एक प्रकार का, हम लोगों के लिए कहने का मतलब है, कृषि जो है एक ना एक प्रकार का रोज़गार मुहैया कराता है। कई लोग कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं, जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, तो कृषि भी एक तरीके से रोज़गार है। तो इसके संदर्भ में दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक जो हैं वो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं और महिलाएं जो हैं वो चाय उद्योग में लगी हैं। तबीयत का थोड़ा सा अभी भी इश्यू है बच्चों, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा जो है दबी दबी सी आ रही है, आवाज़ थोड़ा सा गला बैठा बैठा सा है, तो
उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और क्लास के कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसलें चावल एवं गेहूं हैं। ये भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है तथा प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से पंजाब का स्थान प्रथम स्थान पर है। यानी कि जैसे जो प्रथम स्थान गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो है तो ये पंजाब में देखने को मिलता है, प्रथम स्थान पर पंजाब है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्योरिंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। क्योरिंग किसे कहते हैं? तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग एवं गंध आदि गुणों का विकास होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश जो है ये चाइना है, यानी कि चीन जो है ये सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, ठीक है। अन्न भंडारण करते समय अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में, जैसे जब गेहूँ धान जैसे होता है, धान का जब भंडारण किया जाता है, उसको रखा जाता है, तो क्या, तो धान के जो उसमें दानों की नमी जो होती है ना, उसमें 10% से नीचे होनी चाहिए, या नहीं कि 10% से ज़्यादा। देखते नहीं धान को जमा करने से पहले, जमा करने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बैंक में जमा करें, जैसे घर में भंडारण लगाते हैं धान का, एक जगह इकट्ठा करके बोरे में भर के या फिर किसी और बर्तन में किसी तरीके के उसको इकट्ठा करते हैं, तो पहले धान को सुखवाया जाता है, क्योंकि धान जब कटता है तो उस टाइम गीला रहता है, तो उसको सुखवाते हैं, फिर उसमें जो नमी रहती है उसको कम किया जाता है। यानी कि यही चीज़ है कि नमी जो है 10% से नीचे रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, नहीं तो उसमें कीट प्रकोप पड़ जाएगा और उससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व। कोबाल्ट जो है ये आवश्यक तत्व है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु। विटामिन B12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। मक्का में वाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ये दो रोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि खैरा रोग किससे संबंधित है, तो खैरा रोग जो है धान से संबंधित है और वाइट बड रोग जो है ये मक्का से संबंधित है। तो मक्का में जो वाइट बड रोग है एवं धान में जो खैरा रोग है ये जस्ता की कमी के कारण होता है, ठीक है। जैसे मानव शरीर में विटामिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उसी तरीके से फसलों में भी कई तरीके की विटामिन्स का, आयरन का, जस्ता का, इन सब की कमी होती है। इसीलिए ना कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया था, उर्वरकों का प्रयोग किया था। कहते नहीं है कि हम धान में जिंक डाले हैं हमारा धान अच्छा हो रहा है, सल्फर डाले हैं, ये सब, ठीक है। इस तरीके से उसमें भी कमी होती। तो वही चीज़ है कि मक्का में वाइट बड एवं धान में खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है ये अरेबिका होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे उच्च कोटि का कहवा या कॉफ़ी जिसको कहते हैं तो कौन सा होता है, तो अरेबिका होता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कॉफ़ी या कहवा होता है, ठीक है। अब हम लोग झूम खेती, एक झूम खेती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, झूम खेती से संबंधित है। यूपी लेखपाल के एग्जाम में एक बार आया था झूम खेती। तो इसमें दिया गया कि इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है तथा इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। यानी कि जंगल साफ करके जंगलों को काट के साफ कर दिया जाता है, फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, ठीक है, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। मक्के का प्रयोग स्टार्च तथा ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। इसका तना पशुचारे के रूप में प्रयुक्त होता है। जो लोग गांव देहात से होंगे वो लोग देखते होंगे कि मक्का होता है, उसका फली जब तक रहता है, फली को तोड़ते हैं, अपना फली खाते हैं हम लोग। उसके बाद जो उसका क्या, मेरे साइड तो जैसे मैं अवध क्षेत्र से हूँ, तो मेरे साइड इसको क्या बोलते हैं, अवधी भाषा में लट्ठा बोलते हैं, मक्के का लट्ठा। तो उसको जो होता है लट्ठे को, उसको लाते हैं हम लोग, उसको गाय, इसके लिए गायों के लिए उससे चारा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया कि उसके जो तना होता है, तने को पशुचारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। मक्का में वाइट बड नामक रोग जस्ता की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया ना, इसी नाते ये 2-3 बार दिया गया वाइट बड वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दलहनी फसलों में वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है और राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। कौन सा, राइजोबियम जीवाणु, ये दलहनी फसलों में पाया जाता है, ठीक है। फिर पेंगिंग
पेगिंग, पेगिंग के बारे में देखते हैं ये क्या है। यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है, ठीक है, ये मूंगफली की फसल में होती है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार पर पेग मिलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर वृद्धि करता है, ठीक है। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो पीताम्बरी है पीली सरसों की एक प्रजाति है, प्रजातियों से भी क्वेश्चन बनता है। इसकी परिपक्वता अवधि जो है 110 से 115 दिन है। इसकी औसत पैदावार 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए औसत पैदावार तो नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे जो किसी भी फसल का सरसों है, चना है, इन सब का जो है पूछता है कभी कभी, कृषि से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये इसकी प्रजाति है या नहीं है, इस तरीके से। जैसे पीताम्बरी दे देगा, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी शायद 2018 या 19 में आया था कि पीताम्बरी से तो नहीं था, लेकिन कुछ एक था, मुझको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसे ही था, प्रजाति से संबंधित था कि ये किस फसल की प्रजाति है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि पीताम्बरी जो है ये सरसों की प्रजाति है। पीताम्बर वैसे पीले रंग का होता है, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि सरसों की ही बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कपास के बारे में। कपास के बारे में क्या दिया गया, एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास जो होता है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री तापमान, पर्याप्त धूप तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा उर्वर सुप्रवाहित मिट्टियाँ की आवश्यकता होती है कपास के लिए, ठीक है। कपास के लिए मूलतः जैसे अगर आप लोग 8 क्लास की NCERT पढ़े होंगे या क्लास 8 में आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर कृषि से संबंधित चैप्टर दिया रहा होगा, अच्छे से वहाँ पर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर दें। आगे है पाला कपास की फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। पाला जो होता है, ठीक है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि बादल नहीं रहना चाहिए आकाश में, मौसम साफ रहना चाहिए जब फूल आते हैं कपास पे। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। देसी, यामली, सुविन, सुजाता आदि कपास की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कौन कौन सी, देसी, यामली, सुविन, सुजाता जो है ये किसकी, तो कपास की प्रमुख जो है किस्म है, ठीक है। स्वर्ण सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। श्वेत स्वर्ण किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं, ठीक है। आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा। देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग 55.7% कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। कहवा की 3 किस्में अरेबिका, रोबस्टा व लिबेरिका है। अरेबिका जो है सबसे उच्च कोटि का है। इसमें भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग है। किसकी, अरेबिका कॉफ़ी की, ठीक है। भारतीय इलायची शोध संस्थान ICRI, इस जो मिला डुम्पारा केरल ने इलायची की कृषि में सुधार हेतु ICRI 1 एवं ICRI 2 इलायची की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया। ये 2 इलायची की जो है 2 किस्म है, ICRI 1 और ICRI 2, ठीक है। ये इलायची के 2 मतलब किस्म हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलायची उत्पादक राज्य। इलायची उत्पादक राज्य कौन कौन से है, तो इसको देखेंगे। केरल राज्य है, तो केरल में इडुक्की, पालक्कड़, कोझिकोड, कुन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम ये सब जो है स्थान है, शहर हैं, तो यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मदुरई, सलेम, रामानाथपुरम, नीलगिरी, तिरुवनल्ली, ठीक है। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कोडियू, हासन, उत्तरी एवं दक्षिणी कन्नड़ जिले जो है ये कॉफ़ी के लिए इलायची उत्पादक राज्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे जो है
NPK अनुपात, NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रेशियो, इन तीनों का क्या रेशियो रहना चाहिए? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इनका क्या रेशियो रहना चाहिए, इनका अनुपात क्या रहना चाहिए? ठीक है। तो रासायनिक खेती में नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो कि NPK के नाम से प्रचलित है। जैसे देखिए, किसी भी चीज़ में, जैसे खेती है, खेती में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, फास्फोरस ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो मिट्टी जो है अलग तरीके के रिजेक्ट करने लगता है, उसकी उपज क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। तो किसी भी चीज़ में आप अगर हद से ज़्यादा किसी भी उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से तो एक अनुपात होता है, इन तीनों का एक अनुपात होता है जो मृदा के अंतर्गत उसको जो है एक उपयुक्त और उपजाऊ मृदा बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। ठीक है। NPK का अनुपात अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कुछ फसलों के लिए इनका अनुपात अलग होता है, कुछ फसलों में नाइट्रोजन मात्रा जो है अधिक चाहिए तो नाइट्रोजन ज़्यादा अवशोषित करते हैं, तो उनके लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरीके से NPK जो है अलग अलग मात्रा में होता है। ठीक है। किंतु हरित क्रांति के समय NPK का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया गया। भारत में दलहनी फसलों में यह अनुपात 1:2:1 या 1:2:2 का है। यानी कि अगर दलहनी फसल है, जो दलहनी फसल मतलब जान रहे हैं आप लोग, जिससे दाल बनते हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, ये सब जो है ये दलहनी फसल। तो दलहनी फसलों में जो इसका अनुपात है, यानी कि NPK का अनुपात है, नाइट्रोजन का अगर एक परमाणु है, मतलब एक भाग अगर नाइट्रोजन का पड़ा, कहने का मतलब अगर 1 किलो नाइट्रोजन है तो फास्फोरस 2 किलो पड़ेगा उसमें, और पोटेशियम 1 किलो पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं अगर, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटेशियम, इस तरीके से आप अनुपात को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं बच्चों। आगे है रबी की फसल। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं कि रबी का फसल निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन सा है, निम्नलिखित में से खरीफ का फसल कौन सा है, या फिर ऐसे दिया रहता है कि यह किसकी फसल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। रबी की फसल जो होती है यह अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। यानी कि अब देखिए, जैसे अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में यह बोया जाएगा, अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल-मई में काटी जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई, ये इसके प्रमुख हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई। ठीक है, क्या क्या? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई, इसको याद रखिएगा। ये एकदम डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। फिर है रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। ठीक है। फिर है रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जब उसको बोया जाता है तब कम तापमान रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पकने के टाइम उस पर तापमान की जो है अधिकता रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को देखेंगे, थोड़ा सा बाहर से अगर आवाज़ आ रही हो, दिक्कत हो रहा तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि घर पे हैं तो घर पे आवाज़ जान ही सकते हैं आप लोग अगर गांव से होंगे तो। ठीक है। यह जून जुलाई में खरीफ की फसल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। यह जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, कपास, बाजरा आदि। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर देखते हैं खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा, हम लोगों ने वर्षा का टॉपिक पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, जैसे ये दक्षिण है ये पश्चिम है। ठीक, जो यहाँ से मानसून उठता है इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इस मानसून से जो है, इसी मानसून से खरीफ की फसलों में उत्पादन होता है। ठीक है, ये ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। आगे देखते हैं खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान तथा और आर्द्रता जो है अधिक होती चाहिए। यानी कि अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है किसके टाइम पर, इसकी बुआई के टाइम पर। ठीक है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जायद की फसल। जायद की फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु जायद होती है। ये जैसे जो
सब्जियों वाला सीजन होता है, फल फ्रूट और सब ये सब खीरा तरबूज खरबूज ये सब वाला जो होता है इसी को जायद फसल कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में रहता है, जैसे रबी और खरीफ की फसल के बीच में इसको बोया जाता है, इसको जायद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गेहूँ की फसल से संबंधित कुछ रोग हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पीला किट, ठीक है, भूरा किट, काला किट, ये 3 रोग हैं। पीला किट, भूरा किट और काला किट। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट, ठीक है, यह कवक जनित रोग है। यह रोग टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान, जो कृषि से संबंधित जो संस्थान हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन ये तो भविष्यवाणी की नहीं जा सकती कि नहीं यहीं से क्वेश्चन बनेंगे या ऐसा कुछ, लेकिन जहाँ तक अनुमानता रहता है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोगों के हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में पढ़ाई करना। आप मेहनत करिए, रिजल्ट जो है ये तो बात की बात है। अगर आप लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो मेहनत और पढ़ाई आप लोग करते रहिए, रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान ये शिमला में है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, लखनऊ। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप बात नहीं मानेंगे, पता नहीं आप लोग मेरी बातों का कितना विश्वास करते हो, लेकिन भरोसा कीजिए, अगर साथ चलने के लिए हम लोग एक साथ हुए हैं तो साथ चलेंगे। ठीक है, हम लोग मंजिल को पाने के लिए जब साथ चलने की कोशिश किए हैं तो साथ हम आपको अपने साथ ही लेकर चलेंगे। ये नहीं है कि नहीं आधे रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा भरोसा करिए, विश्वास कीजिए और हमारे अनुभव के साथ जो है आप लोग थोड़ा सा हमारे अनुभव का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये कासरगोड केरल में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड ये मुंबई में है। ठीक है, नबार्ड की स्थापना कब हुई थी इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट ऐसे करके है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये फरीदाबाद हरियाणा में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये मैसूर में है। ठीक है बच्चों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। और भारतीय चाय बोर्ड ये कोलकाता में है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में क्या दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी को उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग कृषि जो वहाँ की स्थानीय कृषि है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की स्थानीय कृषि देप्पा डहिया या बेबर कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी है। ठीक, उड़ीसा में पामा डाबी या ब्रिंगा है। झारखंड में कुरुआ है। और बात करते हैं हम लोग हिमाचल क्षेत्र में जो है खिल के नाम से होता है। राजस्थान में वात्रा या वात्रे। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पिंडा। मेघालय में बोगमा। मणिपुर में पामलू। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से ये स्थानीय कृषि है वहाँ की। ठीक है, आगे है प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। किस किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो रहा है। एक मिनट,
प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे केरल है, केरल, कश्मीर, सॉरी, जैसे केसर है, केसर कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। छोटी इलायची है, छोटी इलायची केरल और तमिलनाडु कर्नाटक में। बड़ी इलायची सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में। अदरक मध्य प्रदेश कर्नाटक उड़ीसा में। हल्दी महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक में। और बात करें मिर्च की तो मिर्च जो है आंध्र प्रदेश, मिर्च आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश में। धनिया जो है मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में। जीरा का बीज जो है ये गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान में। और लौंग सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु कर्नाटक और केरल में इसका जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे है प्रमुख फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। जो प्रमुख फसल हैं, जो प्रमुख फल हैं उनके जो उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, तो सेब जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। खरबूजा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। संतरा मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। आम आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। केला जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। अखरोट जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। काजू की बात करें तो काजू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बादाम की बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। पपीता आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। अंगूर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग अमरूद का, तो अमरूद उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। अनानास की बात करें तो अनानास पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में। नारियल की बात करें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और अनार की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो नींबू है, नींबू आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। और तरबूज जो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हमारा जो टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इससे संबंधित है। हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कृषि वाला जो पोर्शन है ना लेखपाल में, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते थे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को में देखा गया था। भारत में हरित क्रांति जो है 1967 और 1968 में शुरू हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में, और भारत में ही कौन थे? स्वामीनाथन थे, ठीक है। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम एस गौड़ ने दिया था। हरित क्रांति भारत में सबसे ज़्यादा सफल गेहूं और चावल की फसलों में रही है, ठीक है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चौथा स्थान है तो विश्व में दूसरा स्थान है फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है हमारे पड़ोसी चाइना का, चीन का, ठीक है। होता नहीं चाइना माल, चले तो साल भर, न चले तो रात भर, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे विभिन्न प्रकार की कृषि हैं और उनकी विधियां हैं कि किस तरीके से इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार से है उनकी प्रमुख शाखाएं, फिर उसका अध्ययन, जैसे सेरिकल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैं अभी आज ही टेस्ट दे रहा था, एक टेस्ट दे रहा था, तो वहाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये कभी कभी ये वाला पोर्शन ना साइंस से भी संबंधित हो जाता है और जियोग्राफी से भी संबंधित हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर जो होता है इसमें मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर जो होता है इसमें मछली पालन होता है। वीटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों की खेती होती है। वर्मिकल्चर जो होता है केचुओं का पालन होता है। पोमीकल्चर होता है फलों का उत्पादन, ठीक है बच्चों। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, वीटिकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, वर्मिकल्चर केचुआ पालन और पोमीकल्चर जो होता है फलों का उत्पादन होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो होता है ये बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और ओलेरिकल्चर जो होता है सब्जी का उत्पादन होता है। एरोपोनिक्स जो होता है ये हवा में पौधों को उगाना होता है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये जल में पौधों को उगाना होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हम मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा, आप लोग उसमें देखेंगे तो
स्टैटिक जीके का जो बुक था नवीन सर का, उसका मैंने सोल्यूशन कराया है और उसमें कुछ सिलेक्टेड पार्ट है जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ भी करा रखा है। अगर आप लोग को और अच्छे में और ज़्यादा मटेरियल देखना हो और ज़्यादा चीज़ें, तो वहाँ पर भी मैं करा चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाकर उसको विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। हाँ, नीली क्रांति जो होता है, नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक या कोको उत्पादन से है। ठीक है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति